स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विरद आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी IQ के PCS यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस सेशन में जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार सुबह 9 बजे हम आप लोगों के लिए बुक बैंक सीरीज में हिस्ट्री की विपिन चंद्रा की किताब और इससे संबंधित बनने वाले चैप्टर वाइज जो MCQs हैं उसका अध्ययन करते हैं, इनकी डिटेलिंग को समझते हैं और साथ ही साथ प्रयास करते हैं कि इससे कैसे प्रश्न और उसके एक्सप्लेनेशन को इंटरलिंक किया जा सकता है और उसके बाद बुक रीडिंग में कैसे सुगमता हो सकती है, इन सब चीज़ों पर चर्चा रहती है। इस क्रम में आप सब लोगों को मालूम है कि आधुनिक भारत के इतिहास जो कि विपिन चंद्रा जी द्वारा लिखा गया, उसके इंडेक्स पेजेस को हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ MCQs सॉल्व करते हैं। इन MCQs का PDF आप हमारे टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इनका आराम से आप अध्ययन भी कर सकते हो खुद से। एक के बाद एक सभी लेसन्स कंप्लीट होते चल रहे हैं, जैसे कि लेसन 1 और लेसन 2 कंप्लीट किया जा चुका है। लेसन 3 इस समय रनिंग में है और इस लेसन 3 में भी कई सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट करी हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद ये सारे लेसन्स भी आएंगे जो कि इस बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं और इसी क्रम में ही हम लोग चलेंगे। लेसन 3 जो है, यानी कि जो भाग 3 है, अध्याय 3 जो है, इसका टाइटल है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियां और प्रशासनिक ढांचा, जो कि 1757 से 1857 के बीच में लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसमें हम लोग सरकार का ढांचा और भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के ऊपर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और पिछले 3-4 चैप्टर्स इसके ऊपर हम लोग कवर किए हैं। इसमें संपत्ति के दोहन के ऊपर भी हमारी चर्चा पूरी हो चुकी है और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे यातायात और संचार के साधनों का विकास किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया और इसके बाद मालगुजारी, इस्तमरारी, रैयतवारी और महलवारी प्रथा के बारे में भी अगले सेशन में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हमारा सेशन शुरू हो, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में देना चाहता हूं। पहली बार अगर देखा जाए तो स्टडी IQ IAS के द्वारा IAS प्री और मेंस की प्रिपरेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए YT यानी कि YouTube पर लाइव क्लासेस होंगी, जिसका कि बैच आपको परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि कंसर्न ये है कि यहाँ पर आने वाले जो स्टूडेंट हों वो एक ऐसे स्टूडेंट्स हों जो कि इस पर्टिकुलर परीक्षा के लिए डेडिकेटेड हो और इसके लिए ये बैच परचेज करना होगा और इसमें तमाम सारी सुविधाएं जो स्टूडेंट प्रोस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हैं वो सब कुछ जो आप सोचते हैं वो इसमें दिया जा रहा है। स्टडी मटेरियल से लेकर के 9000 प्लस जो लाइव क्लासेस हैं वो आपको मिलेंगी। 1-to-1 इंटरेक्शन आपका इसमें होगा और तमाम सारे शेड्यूल्स से ही एक क्लासेस पूरी चलेंगी। इसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है विरद लाइव, VIRAD, दैट इज मी, एंड LIV विदाउट स्पेस आपको ये कोड इस्तेमाल करना है। और ऐसे स्टूडेंट जो UP PCS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 2022 के मेंस की तैयारी हो या फिर आगामी 2023 की परीक्षा हो, उसको ध्यान में रखते हुए आप UP PCS का ये कोर्स परचेज कर सकते हो और इसके लिए आप कोड इस्तेमाल करेंगे विरद का VR, केवल VR स्टेट, राइट। तो ये मेरे नाम का इनिशियल है, शुरुआत में 2 और उसके बाद स्टेट, इसका इस्तेमाल करिए और आपको ये कोर्स जो है 4999 में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं MCQ। और उससे पहले जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि सेशन में जो चीज़ आज हम MCQ के माध्यम से डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं। तो डिटेलिंग में आज का जो चैप्टर है वो है भारत में संचार और यातायात के जो संसाधन है उसके विकास जो है वो ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से किए हैं। तो इस विकास के क्रम में यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको ये समझ में आएगा कि 1853 में आप सब लोगों को मालूम है कि भारत में पहली रेल चलाई गई थी। लेकिन इससे पहले, और जब हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी के मध्य भारत की, 19वीं शताब्दी के समय में जो भारत की स्थिति है उसकी अगर हम बात करते हैं मध्य 19वीं शताब्दी के आसपास, यानी कि 1850 के आसपास की बात करते हैं, तो उस समय भारत में यातायात के संसाधनों में क्या है, जो ट्रेडिशनल यातायात के साधन है जैसे कि बैलगाड़ी है, ठीक है, मुख्यतः बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल होता था, ठीक है। मुख्यतः इन्हीं 2 ट्रेडिशनल मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का प्रयोग होता था और क्योंकि सड़क पक्की नहीं थी तो अन्य जो दूसरे मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनका अभाव यहाँ पर देखा जाता था। लेकिन क्योंकि इसके पहले के चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं और आप देख चुके हैं कि भारत में अंग्रेजों ने किस प्रकार से संपत्ति का दोहन करना प्रारंभ कर दिया था, तो फिर उनको इस दोहन में तीव्रता लाने के लिए यातायात को मजबूत करना आवश्यक था ही था। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद में जिस तरीके से ब्रिटिश कंपनियों को भारत से कच्चे माल की आवश्यकता पड़ रही थी,
और साथ ही साथ जिस तरीके से ब्रिटेन में निर्मित जो भी प्रोड्यूस जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको यहाँ भारत के मार्केट में बेचने के लिए जल्दी से जल्दी यातायात के साधनों को कह सकते हैं कहीं ना कहीं बढ़ाना आवश्यक था। इसके लिए जल मार्गों में अगर देखा जाए तो स्टीमर्स वगैरह चलाए जाने शुरू कर दिए गए थे, लेकिन थल मार्ग जो थे यानी स्थल मार्ग जो थे, जमीन पर चलने वाले जो संसाधन थे, उनमें अभी भी केवल बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का ही इस्तेमाल होता था, जिसमें प्रायोगिक तौर पर परिवर्तन आवश्यक हो गया था। और इसीलिए भारत में जो सड़क प्रणाली है उसको तेजी से चेंज किया जाना शुरू किया गया। जीटी रोड को थोड़ा ज़्यादा पक्का किया गया। अगर देखा जाए तो दिल्ली से कलकत्ता तक की सड़क को ठीक ठाक तरीके से बनाया जाना शुरू किया गया। तमाम सारे जो महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र थे भारत के या फिर व्यापारिक केंद्र थे, उनको बंदरगाहों से कनेक्ट करने के लिए सड़क व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। साथ ही साथ परिवहन को और तेज गति से बढ़ाने के लिए आवश्यकता हुई कि रेल जो है वो इंट्रोड्यूस की जाए, क्योंकि इस समय तक अगर देखा जाए तो लंदन में भाप के इंजन का प्रयोग होना शुरू हो गया था करीब 1814 के आसपास, और उसके बाद भारत में भी इसको लाए जाने का प्रयास तेजी से किया जाने लगा। भारत में शुरुआत में जब रेलगाड़ी का प्रयोग किया गया तो ये प्रारंभ हुआ या ये तय हुआ कि रेल का इस्तेमाल होगा, लेकिन उसके जो इंजन है उसको खींचने के लिए घोड़े का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात घोड़ों के द्वारा रेल इंजन को खींच करके रेल चलाई जाएगी। परंतु उसके कुछ समय पश्चात ही भारत में भाप की गाड़ी लाए जाने के ऊपर एक प्रोजेक्ट तैयार होना शुरू हुआ, जिसको लंदन में अनुमति दी जानी शुरू हुई, और अंततः भारत में प्रायोगिक तौर पर 1853 में भारत में मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी का प्रयोग होना शुरू हुआ। इस दौरान भारत में रेल के इंट्रोड्यूस होने के लिए या करने के लिए तमाम सारे उद्योगपति भी इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे उनके व्यापार को लाभ होगा। साथ ही साथ बैंकर्स, जो ब्रिटिश बैंकर्स थे, उनको भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे एक नए निवेश के अवसर हमारे लिए खुल जाएंगे, और जो इस्पात कारखाने आदि के जो व्यापारी हुआ करते थे या इस्पात उद्योग से रिलेटेड जितने लोग थे, स्टील सेक्टर से रिलेटेड जितने लोग थे, उनको इस बात में अवसर दिखने लगा कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए लोहा का प्रयोग होगा, यानी इस्पात का प्रयोग होगा, और साथ ही साथ जो डिब्बे वगैरह बनाए जाएंगे उनके लिए भी लोहे का इस्तेमाल होगा, तो हमारे उद्योगों में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे भी भारतीय रेल में भविष्य दिखाई देने लगा था, क्योंकि उनका मानना था इससे बड़ी मात्रा में हम जो सिपाही हैं उनको इधर से उधर कंट्रोल कर सकेंगे और सिपाहियों की संख्या बढ़ा सकेंगे, और भारत की राजनीति में अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको और तेजी से बढ़ावा दे सकेंगे। साथ ही साथ व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये तय हुआ कि इसमें जो निवेश होगा उसमें निवेश करेगा कौन, क्या ये सरकारी कंपनियां करेंगी? तो ब्रिटिशर्स ने यह तय किया कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करने के लिए या इसका खर्चा उठाने के लिए निजी कंपनियों को ही हाथ उठाना पड़ेगा, और निजी कंपनियों ने इसके लिए अपनी रजामंदी भी पेश की। शुरुआत में भारत सरकार ने ये कहा, भारत सरकार का जब मैं नाम ले रहा हूं तो ब्रिटिश सरकार की ही बात यहाँ पर होगी, क्योंकि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता अब रह नहीं गई थी। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ये कहा कि हम यहाँ पर 5% का जो है आपको लाभांश देंगे, इसके अलावा बाकी सारी चीजें आपको स्वयं निर्धारित करनी होंगी। लेकिन जब भारत में रेल इंट्रोड्यूस हुई तो शुरुआत में रेल का कार्य इतना तेजी से नहीं चल पाया जितना सोचा गया था, अर्थात शुरुआत में देखा जाए तो भारत में रेल को काफी घाटा उठाना पड़ा। लेकिन भारतीय राजस्व से भारत सरकार की तरफ के द्वारा जो 5% का लाभांश देने की बात कही गई थी वो दी गई, और बाकी सारा जो घाटा था वो ब्रिटिश उद्योगपतियों को होता ही रहा। इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो रेल ने अपना कार्यक्रम छोड़ा नहीं, बल्कि रेल में और जो है रेल लिंक्स जो है वो बढ़ाए जाने शुरू कर दिए गए, रेल पथ बढ़ाए जाने शुरू कर दिए गए, क्योंकि अभी नहीं तो आगे चल करके इससे फायदा हो नहीं वाला था, ये तय था। इसके अलावा तमाम सारे जो पूंजीपति हैं उन्होंने नए नए मार्ग भी इसके लिए, निवेश के मार्ग खोजने शुरू कर दिए थे। तो ये सब कुछ विशेष चीजें थी, और भारत में इसका कुछ लाभ हो रहा हो या भारतीयों को इसका कुछ लाभ हो रहा हो, इस सब चीजों पर अंग्रेजों का कोई भी ध्यान नहीं था, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग ही भारत को अधिक से अधिक धन संपदा लूटने के लिए ही की गई थी। लूटने का मतलब अधिक से अधिक यहाँ से लाभ कमाना चाहती थी ब्रिटिश कंपनी हो, चाहे ब्रिटेन की उद्योगपति दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरे लोग हों। तो इन पर आधारित हमारा ये पूरा का पूरा ब्यौरा रहेगा। इसके अलावा जब 1853 की बात करते हैं तो इसी साल ही भारत में डाक तार व्यवस्था भी शुरू की गई, और आपको मालूम है कि 2 शहरों के बीच में भारत में डाक तार व्यवस्था शुरू की। इससे संबंधित एक प्रश्न है, इसलिए हम इस 2 शहरों का नाम यहाँ पर नहीं लेंगे। जब प्रश्नोत्तरी आएगी तो वहां पर इन 2 शहरों का नाम लिया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो शुरुआत में डाक तार व्यवस्था थी उसमें दिक्कत ये होती थी कि ये तय किया जाता था कि कितनी दूरी तक आपको डाक भेजना है, टिकट भेजना है, तो उसके दूरी के अनुसार जो है टिकट
के मूल्य निर्धारित किए जाते थे, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसका मूल्य जो है वो फिक्स कर दिया गया। क्योंकि शुरुआत में जब दूरी के हिसाब से मूल्य रखा जाता था तो कई बार कुछ जो टिकट्स होते थे उनका मूल्य इतना ज़्यादा हो जाता था कि कई बार जो जैसे किसान हैं या छोटे श्रमिक हैं उनके पूरे वार्षिक खर्च उनका जो पूरा मासिक खर्च होता था उससे 2-3 गुना उसमें किराया ही लग जाता था। तो इन सब से असुविधा का सामना करना पड़ता था, तो डाक में व्यवस्था में भी सुधार किया गया। तो यातायात के संसाधनों के साथ साथ संचार के संसाधनों में भी सुधार किया गया है, जिससे निर्मित आज के एमसीक्यूज हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है 19वीं सदी के मध्य तक यातायात के किन पारंपरिक साधनों का भारत में प्रयोग होता था। 19वीं सदी के मध्य की बात करी जा रही है, वही 1850 के आसपास की बात पूछी जा रही है, 40, 50, 39 ऐसे करके, ठीक है। तो भाई बैलगाड़ी का प्रयोग होता था, ये सब आप लोगों को मालूम है, बिल्कुल सही बात है। तांगा का प्रयोग होता था जिसमें घोड़े या खच्चर वगैरह लगाए जाते थे। सड़क परिवहन उस समय नहीं था। सड़क परिवहन में अगर हम देखेंगे तो उस समय सड़क ही नहीं थी। अब इनके लिए कोई सड़क बनाने की जरूरत थोड़ी होती थी, ठीक है। ये तो मतलब कच्ची सड़क पर भी या कच्चे जो मार्ग थे उस पर भी चले जाते थे, तो उन्हें सड़क का मतलब एक तरीके से नाम देना उचित नहीं। तो इस तरीके से इन दोनों का ही प्रयोग होता था केवल, इसका और रेल परिवहन का प्रयोग नहीं होता था। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां पर है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। इसे आप ABCD मान लीजिए, ये A, ये B, ये C और ये D, राइट। तो ABCD अगर हम मान लेंगे तो फिर ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड 1839 में काम आरंभ हुआ, जो किस वर्ष पूरा हो सका? यानी कि GT रोड का जो काम है वो 1839 में शुरू हुआ और कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक इस रोड का निर्माण किया गया, मतलब इसको सही तरीके से व्यवस्थित किया गया। तो इसके पहले भी GT रोड का निर्माण हुआ था, आपको मालूम है, शेरशाह सूरी, और उसके पहले भी इसका निर्माण किया जा चुका था। लेकिन अभी जो आधुनिक सड़क का निर्माण हो रहा है उसकी बात यहां पर करी जा रही है। 1839 में इसका आरंभ हुआ, जो कि आगे चल करके कब पूरा हुआ? ऑप्शन नंबर डी में जो करेक्ट आंसर है वो सही है, यानी कि 1850 में जाके पूरा हुआ, यानी 1839 से लेकर के 1850 तक जाकर के इसका कार्य कहीं संपन्न हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग जो है आप देख सकते हैं 11 साल का समय लग गया इसमें। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक आविष्कारक का नाम है जॉर्ज स्टीवेंसन, और जॉर्ज स्टीवेंसन के द्वारा बनाया गया पहला रेल इंजन इंग्लैंड में कब चलाया गया था? तो इंग्लैंड में इसको कब चलाया गया? इसे चलाया गया था 1814 में। कब चलाया गया था? ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है 1814, इसमें चलाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, क्योंकि इस चैप्टर में परिवहन की विशेष बातें करी गई हैं, तो यहां पर आपको यही ध्यान रखना है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है 1830 से 1840 के दशक में रेलों का तेजी से विकास हुआ, और विकास होने से भारत में भी तेजी से रेल लाइनें बिछाई जाने लगी, और इसके लिए दबाव डाला गया, मतलब ब्रिटिश जो पूंजीपति थे और जो दूसरे लोग थे उनके द्वारा इस बात का दबाव डाला गया कि ये लाइनें बिछाई जाएं 1830 से 1840 के बीच में। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान में रखते हुए कौन सा कथन असत्य है ये चुनना है। पहला लिखा हुआ है, ब्रिटिश उद्योगपति इससे अपने उद्योगों के लिए आशान्वित थे। इससे मतलब इस लाइन के बिछाने से। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश पूंजीपतियों को या ब्रिटिश उद्योगपतियों को ऐसा लगता था कि इससे आगे चल करके उनके बाजारों में नए अवसर खुल जाएंगे, और जो छोटे छोटे बाजार जो अनरीचेबल थे इनके लिए, वो अब रीचेबल हो जाएंगे, आसानी से उनके लक्ष्य तक आएंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ब्रिटिश बैंकरों को और निवेशकर्ताओं को पूंजी सुरक्षा की आशा थी। उन्हें लगता था कि अगर इस फील्ड में हम इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत अच्छा चलेगा, और जो इसका रेवेन्यू बैक होगा उससे हमको काफी लाभांश मिलेगा। तो ये भी उनकी सोच थी। और यदि अगर हम देखें तो ब्रिटिश उत्पादक अपने उत्पादनों की बिक्री को लेकर आशान्वित थे। तो ब्रिटिश इस्पात उत्पादक जो है, इस्पात उत्पादक का मतलब हो गया वही जो स्टील के उत्पादक थे, वो अपने उत्पादनों की बिक्री को लेकर आशान्वित थे। ये भी बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर था कि भारतीय व्यापारियों को अपने व्यापार में गति मिलने की उम्मीद थी। यहाँ भारतीय व्यापारियों को ध्यान में रख के कुछ किया ही नहीं जाता था, बल्कि भारत सरकार की उम्मीद थी। जब भारत सरकार की बात करते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया की बात हो जाती है। ब्रिटिश सरकार को यह उम्मीद थी कि भारत में सैनिक संचालन उनका और अच्छे से हो जाएगा, और तमाम सारे व्यापारिक और राजनीतिक जो उनके हस्तक्षेप हैं उनको बढ़ने का और बढ़ाने का अवसर मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि असत्य है, ठीक है। बाकी तीनों कथन जो है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है,
अनेक ब्रिटिश अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं तथा व्यापारियों ने जमीन का लगान घटाने और भारत के पश्चिमीकरण का समर्थन भी किया था। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, इसके लिए पश्चिमी देशों और औद्योगिकरण का भारतीयों को लाभ हो सके, क्या ये कारण है? ये पिछले सत्र में भी क्वेश्चन मैंने पूछा था, वही क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा से आया हुआ है। चलिए, जब आ ही गया है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, अनेक ब्रिटिश अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं तथा व्यापारियों ने जमीन का लगान घटाने और भारत के पश्चिमीकरण का समर्थन भी किया। ये बात बिल्कुल सही है, ये काम किया था। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुए, क्या इसलिए लगान घटाया गया था? नहीं, ऐसा नहीं था। और पश्चिमी देशों के औद्योगिकरण का भारतीयों को लाभ हो, इस आधार पर तो पश्चिमीकरण का समर्थन नहीं किया गया था, बल्कि इस आधार पर किया गया था कि जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इनका जो है कहीं ना कहीं जो सेलिंग है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट यहां पर लिए गए थे। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो कथन सी जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक, ए में जो बात लिखी है वो सही है, लेकिन आर में जो बात लिखी है वो सही नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अगले कथन की, तो अगला कथन में क्या कहा गया? कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन क्या है? असत्य है, यानी कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते या जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। उनमें में से हमको यह देखना है कि जो गलत स्टेटमेंट लिखा है वो कौन से हैं। भारत में रेल लाइन बिछाने का पहला सुझाव 1831 में मद्रास में आया था। यह बात बिल्कुल सही है। 1831 में पहला भारतीय रेलवे लाइन बिछाने का जो प्रस्ताव आया था वो यही था। इस रेल के डिब्बों को घोड़े खींचने वाले थे। इस रेल के डिब्बों को घोड़े खींचने वाले थे। यह भी बात बिल्कुल सही है कि यहां पर जो रेल थी उसको खींचने का काम जो है वो कौन करने वाले थे? घोड़े करने वाले थे। भारत में भाप से चलने वाली रेलों का पहला प्रस्ताव 1853 में इंग्लैंड में रखा गया था। यह स्टेटमेंट भी सही है, 1853 में इंग्लैंड में रखा गया था। यह कथन भी बिल्कुल सही है। और यह तय किया गया कि प्राइवेट कंपनियां भारत में रेल लाइन बिछाएं और रेल चलाएं। लेकिन ये वाले कथन में एक देखो गलती, 1853 में इंग्लैंड में रखा गया था प्रस्ताव, नहीं है, गलत बात है। भारत में भाप से चलने वाली रेलों का पहला प्रस्ताव 1853 में इंग्लैंड में रखा गया था, ये बात गलत है। 1853 में आपको मालूम है कि भारत की पहली रेल चली थी, पहली रेल चली थी। ठीक है, इसका प्रस्ताव लंदन में जरूर रखा गया, लेकिन इसका जो ईयर लिखा है वो गलत लिखा है। सो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत जवाब, सी जो है उसका गलत जवाब है। ए नहीं, सी इसका गलत जवाब है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन डी में जो बात लिखी है वो सही है कि प्राइवेट कंपनियां भारत में रेलवे लाइन बिछाने और चलाने की जिम्मेदारी लें, इस शर्त पर रेलवे लाइन बिछाई जानी शुरू की गई थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में रेल लाइन बिछाने के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लॉर्ड डलहौजी जो है भारत में रेलवे लाइन बिछाना चाहता था। इस संदर्भ में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। लॉर्ड डलहौजी भारत में रेलवे लाइन बिछाने के विचार का पक्का समर्थक था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो तो अधिक से अधिक भारत को लूटना चाहता था। 1853 में उसने एक नोट लिखा जो कि काफी प्रसिद्ध हुआ। उसमें लिखा कि उसने रेलों के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम बनाया हुआ है और जो भी आपस में जो शहर हैं उनको किस तरीके से जोड़ा जाएगा उसका पूरा का पूरा मैपिंग उसने कर रखा था। इसके बारे में उसने एक पत्र लिखा था और पत्र लिख करके अंग्रेज अधिकारियों को भेजा था। तो ये काफी फेमस था। तो ये दोनों बात सही है इसके संदर्भ में। उसने 4 प्रमुख ट्रंक लाइनों को एक जाल प्रस्ताव रखा, ट्रंक लाइनों के लिए एक जाल प्रस्ताव रखा जो कि देश के अंदरूनी भागों को सबसे बड़े बंदरगाहों से देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ सकते थे। यानी कि 4 प्रमुख ट्रंक लाइनें उसने जो है बनाई थी, जिसमें उसका मोटिव क्या था कि देश के जो बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र हैं उन्हें बंदरगाहों से डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट किया जा सके। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल इसके संदर्भ में सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो लॉर्ड डलहौजी के रिस्पेक्ट में सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय रेल के विकास की 3 महत्वपूर्ण पक्षों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? 1905 से 1905 तक रेल लाइनों में 350 करोड़ रुपए से भी अधिक की पूंजी लगाई गई थी। तो ये जो लगभग 50 साल के आसपास का जो समय था उसको आप देखेंगे तो उसमें 350 यानी कि 350 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी लगाई गई थी। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस पूंजी से कोई लाभ नहीं हुआ था। यह भी बात आपको ध्यान रखना है। आरंभ के 50 वर्षों में वित्तीय घाटा ही होता रहा। तो ये बात भी बिल्कुल सही आपको ध्यान रखनी है कि इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था।
रेलों की योजनाओं को तैयार करने, उनका निर्माण करने तथा उनके प्रबंधन में भारत और उसकी जनता की आर्थिक और राजनीतिक विकास को अधिक महत्व नहीं दिया गया था। ये मैंने पहले ही बताया कि जब भारत में रेलवे का प्रबंधन किया जाना शुरू किया गया तो ये सब कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश पूंजीपति थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, चाहे इंडिया की हो चाहे ब्रिटेन की हो, केवल उसको ही लाभ पहुंचाने के अर्थ में किया गया था। इसमें भारत और उसकी जनता को लाभ का कोई विचार ही नहीं था। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये लाइनें मुख्यतः भारत के अंदरूनी भागों में स्थित कच्चे माल पैदा करने वाले क्षेत्रों को निर्यात करने वाले बंदरगाहों से जोड़ने के लिए बिछाई गई थी। तो जो महत्वपूर्ण तीन बातें ये थी। रेलवे लाइन हालांकि इस काम के लिए बिछाई गई थी, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। ये तो जब आप रेलवे लाइन बिछा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो योगदान होगा ही, लेकिन बेसिकली जब रेलवे लाइन बिछाई गई या बिछाई जानी शुरू की गई तो उसके पीछे तीन मंशा जो थी वो ये थी कि कितनी पूंजी लगेगी, तो वो पूंजी इतनी थी। लाभ होगा या नहीं होगा, तो जब पूंजी लगाई गई तो उसमें बहुत बड़ा घाटा हुआ, ये दूसरी बड़ी बात थी जो कि किताब में आपको मेंशन की गई है। और तीसरी बड़ी बात थी कि इस तरीके का प्रोजेक्ट इंडिया में चलाया गया लेकिन इंडियंस के लिए नहीं चलाया गया, तो ये भी एक बात है। तो जो शामिल नहीं है वो कौन सा है इन तीन स्टेटमेंट्स में, वो है डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। 1853 में पहली तार लाइन का आरंभ किन दो शहरों के बीच किया गया था? जो डाक तार वाली जो व्यवस्था है वो 1853 में की गई। वो पहली बार किस जगह पर करी गई ये आपको बतानी है। किन दो के बीच? दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली आगरा, कलकत्ता और आगरा, या फिर आगरा और कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सही आंसर है। कलकत्ता और आगरा के बीच में 1853 में ये पहली डाक तार शुरू की गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आज आपको बताए, जो कि परिवहन से रिलेटेड थे या फिर डाक तार से, संचार से रिलेटेड थे। इसमें बहुत ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। अगले जब हम चैप्टर में आएंगे तो हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो रेवेन्यू पॉलिसीज हैं इनकी चेंज हुई हैं और उन रेवेन्यू पॉलिसीज से भारत की क्या स्थितियां हुई हैं उनके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। आज के सत्र में फिलहाल इतना ही, आज यहीं तक रखेंगे। कल हम इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक ले नमस्कार सभी साथियों को। इस कोड का इस्तेमाल करके IAS का जो आप कोर्स है उसे आप जरूर परचेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस कोड का इस्तेमाल करके आप UPPCS का जो कोर्स है उसे आप अवेल कर सकते हैं। सभी लोगों को शुभकामना देने के साथ आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।